कि मैं घोषणा करता हूं, एक बार पुनः आप सबों को शुभ प्रभात। हम लोग कक्षा के दूसरे भाग एनवायरनमेंट में हैं। हालांकि एनवायरनमेंट भी ज्योग्राफी से ही संबंधित है, लेकिन एनवायरनमेंट एक ऐसा खंड है जिसका अपना इतिहास भी है, अपना भूगोल भी है, अपनी इकोनॉमी भी है, अपनी संविधान भी है। पर्यावरण में फिजिक्स भी है, पर्यावरण में केमिस्ट्री भी है, पर्यावरण में बायोलॉजी भी है, पर्यावरण में करंट भी है, पर्यावरण में विविधता भी है। मतलब सभी खंड इससे संबंधित है। एक सिंपल उदाहरण से मैं आपको बता दूं, हमारी एक टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। एनवायरनमेंट के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हालांकि मैं 5 टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक है, उसको कवरेज करूंगा, और ये सभी टॉपिक सामयिक भी है, ऐतिहासिक भी है, और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, रेट हॉल माइनिंग है, इसके अलावा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसी क्रम में ग्रीन जीडीपी है, मरुस्थलीकरण है। ये जो 4-5 टॉपिक है, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक अपना इतिहास है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। विश्व में औद्योगिकरण हुआ, और औद्योगिकरण ने वायु प्रदूषक तत्व को जन्म दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को। वातावरण ऐसा बढ़ गया कि आज 15 नवंबर है, और पहली बार हल्का सा कोई गर्म कपड़ा को, इन्हें तो खैर बहुत अधिक ठंड छठ के दिन से ही लग रही है, दुर्गा पूजा से ही लग रही है। इसलिए आज ये मुझे फोन भी किया कि सर बहुत आज ठंड है, थोड़ा विलंब से आएंगे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। हम क्या, हमको क्या दिक्कत हो, आप आइएगा तो कृपा होगी हमारे ऊपर। नहीं आइएगा तो दुगुना कृपा बरसाइएगा, और एक दिन में दुगुना कृपा आप बरसाइएगा तो हम पचा पाएंगे कि नहीं पचा पाएंगे, तो ये थोड़ा सा है। हालांकि इनका जो वेशभूषा लगता है दक्षिण भारत का किसी टपोरी हीरो की तरह है, सोना का चेन ऊन है, ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आइए। तो तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन है? वो आपका CO2 है, सबसे इंपॉर्टेंट। 80% तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण ही CO2 है, जो निकलता कहां से? इंडस्ट्रियलाइजेशन से। केमिस्ट्री भी है। इसमें आप देखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो में सर ये है क्या? तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? क्योटो में हुआ। क्योटो कहाँ है? जापान में है। 1997 में यह समझौता हुआ, हालांकि उसको लागू कराने में 7 साल लग गए। इसी क्योटो प्रोटोकॉल को जानना है, इसका संबंध किससे है? जैसे वियना कॉन्फ्रेंस पढ़े तो ओजोन डिप्लेशन से। सभी कॉन्फ्रेंस का, जैसे सेंदाई फ्रेमवर्क पढ़ते हैं तो उसका संबंध जैव विविधता से, आपदा से, ठीक है कि नहीं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जब आप पढ़ते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग से इसका संबंध है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में हम लोग सबसे पहले इसी का अध्ययन करेंगे, तो लिखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। सबसे पहले क्योटो, अच्छा पहले ये लिख दो, इसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, ठीक है। इससे संबंधित है तो क्योटो प्रोटोकॉल, यूएनओ के द्वारा, और किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है। दूसरा, यह समझौता हुआ कब, मतलब संधि कब हुई? 1997। संधि कब हुई, लेकिन लागू कब किया गया? 2005। 16 फरवरी 2005 में लागू हुआ। कब? लेकिन इसको लागू करवाने में 7 साल 8 साल लग गए। नहीं। अब आइए, क्योटो है कहां? जापान में। यह जापान का एक शहर है, यह जापान का एक शहर है क्योटो। ठीक है कि नहीं? मोदी साहब जब बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, अभी भी लड़ते वहीं से। हालांकि इस बार हारते हारते जीते हैं, लोकतंत्र ही है कि जहां 5 लाख से जीतते थे वहां 1.5 लाख से जीते। मूल में आइए, तो उन्होंने कहा था कि क्योटो पहले बनारस की तरह का ही, और हम बनारस को क्योटो बनाए, सांस्कृतिक राजधानी है ये जापान की। और वास्तव हुआ भी। बनारस का विकास, शहरों का विकास बहुत तेजी से हुआ। जो 10 साल पहले गए होंगे और आज गए होंगे तो उनको शहर के अंतर पता चलता हो। हम लोग तो बराबर जाते रहते हैं तो देखते ही हैं। पर तो क्योटो जापान, 1997 ग्लोबल वार्मिंग। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये जो प्रोटोकॉल हुआ, ये जो संधि हुआ, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका एम क्या है? ग्रीन हाउस गैस को कम करना, वैश्विक तापमान को नियंत्रित करना। तो लिखेंगे इसका उद्देश्य, वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस, वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में कमी लाना, कमी लाना, जिससे 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 ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, जिससे वैश्विक तापमान कम हो सके, जिससे तो ग्रीन हाउस गैस में कमी लाना। तो कमी लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ताप में कमी होगी। अब आप पूछेंगे कि सर ये ग्रीन हाउस गैस क्या है? अभी जस्ट केमिस्ट्री से आप लोग निकले हैं, सभी लोगों ने समान रूप से केमिस्ट्री पढ़ी है, के दुक्के लोगों को छोड़कर जो मनमौजी पे हैं उसको। अब हमारे अमित जी मनमौजी छात्र, क्या कर सकते हैं? कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इनको खुशी या अफसोस उस समय होगा, पहले स्वस्थ हो जाए, स्वास्थ्य धन है। ठीक है, तो पहले तो यह याद रखिए कि जैसा कि मैंने कहा कि CHG ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? सबसे रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन है? तो बहुत सारा, मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। 80% ग्लोबल वार्मिंग में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? तो आपको देगा सब ग्रीन हाउस गैस। कौन सबसे अधिक जिम्मेवार है? तो CO2। तो सबसे जिम्मेवार, पहले तो ये लिख लो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, यहां लिख लीजिए 75% से 80% जिम्मेवार ही। ठीक है, मतलब मुख्य जिम्मेवार गैस कौन है? यदि सीधे दे दे कि जिम्मेवार गैस है, CO2, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड सब दे रहा है तो सभी। लेकिन मुख्य जो हो जाता है, तो आप लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं, सुपरलेटिव पढ़ते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? मुख्य मतलब एक ही होगा, तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हालांकि अन्य ग्रीन हाउस भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, जैसे मीथेन, लिख देंगे मीथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन हेक्साफ्लोराइड, कार्बन हेक्साफ्लोराइड, SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो कौन कौन सा गैस है? CO2, मीथेन, CCl4, SF6, HFC, CFC। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? CO2। तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। यदि पूछ दिया कि कौन सा जिम्मेवार गैस है, तो उसी अनुसार टिक लगाइएगा। यदि पूछ दिया मुख्य कौन है, तो उसी के अनुसार टिक लगा दीजिएगा। अब है कि भारत ने क्या प्रयास किया है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भारत के क्या प्रयास है, ठीक है कि नहीं? तो भारत के प्रयास सबसे महत्वपूर्ण क्या? COP26, जिसमें हमने फैसला किया, क्या फैसला कि 2070 तक हम जीरो कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश में सम्मिलित हो जाए। हमको अभी 40 साल 45 साल लगे जीरो कार्बन करने। इसलिए देखते हो आजकल BS6 गाड़ी में कौन सा मानक है? BS6 लेटेस्ट मानक आ गया है अब, ठीक है कि नहीं? जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम कार्बन के उत्सर्जन से संबंधित कर रहे हैं, आजकल हम लोग सोलर एनर्जी पे बल दे रहे हैं, अक्षय ऊर्जा जिसको कहते हैं। जो फॉसिल एनर्जी है उस पर कम बल दे रहे हैं, कोयला पर कम बल दे रहे हैं, पेट्रोलियम पे कम बल दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं? इसलिए एक दिन मैंने आपको बताया था कि जिन क्षेत्रों में इंजीनियरिंग की डिग्री अब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी, उसमें एक पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग भी है। क्योंकि पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोल गाड़ी अब कम बनेगी, अब गाड़ी देख CNG बेस्ड बनती गाड़ियां इलेक्ट्रिकल बन रही है। नितिन गडकरी का फिलॉसफी रोड, यदि आप सुनते होंगे, सुनिए। भारत सरकार किसी भी मंत्री या किसी कोई भी प्रधानमंत्री कोई बात बोलते हो तो उसको सुनिए, और उसके सुनने का सबसे अच्छा है PIB न्यूज, जो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और समय अंतराल प्रतिदिन आधा घंटा देखिए, भाषण को पढ़िए। उस भाषण में से भी कई तथ्य आपको मिलेंगे जो समय समय पे आपको हम बताते रहते हैं। लेकिन अपने आंखों से दुनिया देखना और मेरी आंखों से दुनिया देखना, दोनों में अंतर होगा, ठीक है कि नहीं? अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहिए, अपनी आंखों से सपने देखने चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई तुम्हारी बात में? ओ, मेरी बातें जीवित है, बहुत बड़ी, वेरी गुड। उन्हें अभी तक हम जो भी बात बोल रहे थे वो मृत बातें बोल रहे थे, लेकिन हाँ, अच्छा, हमारी बात का ही जवाब नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। इसलिए आप आया कीजिए, क्योंकि आपको मेरी बातों में जान नजर आएगी, या मैं तुम्हें जब देखता हूँ या तुम्हारी आंखों को जब देखता हूँ तो जान आ जाती है। तुम्हारी आंखों से ज्यादा तुम्हारे जो गले में नेकलेस है, हार है, सिर्फ एक मंगलसूत्र की कमी, और मंगलसूत्र जब मैं डाल दूंगा तो दान करना शेष रह जाएगा। आगे चलिए, फिलहाल ये थोड़ा हंस भी लिए, ससुराल भाग जाएगा। नहीं, शादी नहीं हुई है, हो जाएगा, नौकरी का शादी होगा। हाँ, आगे आइए। तो सब लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग भारत के प्रयास में, तो लिखिए भारत का प्रयास, भारत के प्रयास। COP26, COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP26 कहा हुआ था? पेरिस। COP26 पेरिस। क्या तैयार हो गए? COP26 पेरिस में भारत सरकार ने यह निर्णय दिया, भारत सरकार ने यह निर्णय दिया
कि 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने कई नई पहल भी की है। कई नई पहल की है। ठीक है, सबसे पहला लिखिएगा वृक्षारोपण। वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा 2030 तक 50% कार्बन का लक्ष्य है। 2030 तक 50% 2030 तक 50% कार्बन को कम करने का लक्ष्य है। अक्षय ऊर्जा पे है। अक्षय ऊर्जा पे बल है। अक्षय ऊर्जा पे बल है। रुक जाइए। मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हाल ही में भारत का एक शहर है जिसने जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जीरो कार्बन का मतलब कार्बन उस शहर में उतना ही एमिशन हो रहा है और जिसको वृक्ष जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका ऐसा नहीं है कि जीरो कार्बन में इंडस्ट्री को बंद कर दें। कार्बन निकलेगा लेकिन उतना ही कार्बन निकलेगा जितना हमारा वृक्ष उसको एब्जॉर्ब कर ले। जीरो कार्बन का उद्देश्य कभी पूछ दे अर्थ क्या है तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है कि नहीं। तो नागपुर एक ऐसा शहर है जो जीरो कार्बन के मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। देश का पहला शहर। कॉपी के ऊपर में लिख दो या वही लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है। नहीं कॉपी के ऊपर नहीं तो नोट कहीं लिख दो ना यार, तथ्य है। तुमको जहां सहूलियत हो वहां लिख। सर हम लोग को तो सहूलियत होगा, आपके माथे पे लिख दूंगा तो याद रहेगा सर। जब भी आपको देखूंगी या देखूंगा तो माथा को देखूंगा तो नागपुर याद आएगा। ठीक है, लिखना चाहते हो क्या? तो बहुत जगह है, हमारे माथे पे क्यों नहीं लिखोगे? हाँ अब देख लिया है तुमको कि तुम आ गई हो। ठीक है, 10 दिन के बाद आ गई हो, हम देख लिए। भाई को कहाँ छोड़ दी? वो तबीयत खराब है। मैंने उसका पर्व त्योहार में तबीयत खराब नहीं हुआ, कक्षा चलता है तभी तबीयत खराब हुआ। हद है, ज्यादा खुशी मना। मूल में आइए। हाँ तो बड़े अच्छे जगह पे हम लोग थे। नागपुर देश का पहला शहर है जो जीरो का भी। ये आपका करेंट हो गया, मिसलेनियस हो गया। परीक्षा में पूछेगा तो दरभंगा मधुबनी याद करते रहना। जो मन में आएगा, अंत में क्या होता है जो मन में आता है उस पर टिक लगा देते हो। अभी पहला और एकमात्र है। आगे जो होगा तो कहते ना कि दूसरा भी शहर हो गया है। आपके दरभंगा शहर में स्थित एक गांव है। ठीक है, क्या किस गांव से आते हैं? हनुमान नगर से। ठीक है, अभी हनुमान नगर बड़ा चर्चित भी था। प्रधानमंत्री जी आए थे। एक मिनट हम आ रहे हैं, अपनी बेटियों को छोड़ के आ रहे हैं। एक मिनट।
पहला भारत का सिटी जो जीरो कार्बन एमिशन, इससे इस तरह के तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम लोगों ने और क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाई है ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्षय ऊर्जा के अलावा हेमा योजना लागू किया है, जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी डिफरेंट स्कूटी तक इलेक्ट्रिकल होता है। तो लिख देंगे फेमा योजना पे बल है, फेमा योजना पे बल है, फेमा योजना पे बल है, फेमा योजना पर बल है। ठीक है। प्रधानमंत्री ने COP26 में पंच अमृत पे बल दिया। COP26 में पंच अमृत पे बल दिया, पंच अमृत पे बल दिया। पंच अमृत था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, और वो था कि 2030 तक हम 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करें। लिख देंगे 2030 तक, उसके कड़ी में 2030 तक 500 गीगावाट, इसको याद रखिएगा, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करें, अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है। नोट, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो कार्बन फ्री हो। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो कार्बन फ्री होगा। विश्व में पहला देश भूटान है जो कार्बन निगेटिव देश है। इसका भी अर्थ बता दें। विश्व में भूटान पहला देश है जो कार्बन निगेटिव देश है। इसके अलावा गैबोन, गुयाना, जहां भी प्रधानमंत्री जी गए हैं, गुयाना, सूरीनाम, ये सब कार्बन जीरो स्टेट में आता है। यह सभी कार्बन जीरो देश है। अब सुनिए, आप पूछिएगा कि सर जीरो और निगेटिव और पॉजिटिव में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। मतलब जीरो का मतलब होता है कि जैसे भारत ने लक्ष्य निर्धारित किया। निगेटिव हुआ कि हमारे यहाँ इतना न स्वच्छता है कि उस स्वच्छता से हमारा अड़ोसी पड़ोसी भी क्या हो जाए, स्वच्छ हो जाए। समझ गया ना? हमारा अड़ोसी पड़ोसी भी स्वच्छ हो जाए, हवा को हम निर्यात कर दें, आगे बढ़ा दें। इतना स्वच्छता है भूटान में। कारण भी है, मैं कहता भी हम लोग के मेंटलिटी में भी अंतर है कि यदि मैं यहाँ से टावर चला जाऊंगा 10 आदमी टोकेगा, गाड़ी की भागले, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत बड़ा अपराध हम कर दिए हैं पैदल चल के। ठीक है कि नहीं? लेकिन बड़े बड़े देशों में क्या है, आप यदि अधिकारी हो गए और साइकिल से चलिएगा तो पचेगा नहीं लोगों को। वहां क्या है, वहां बड़ा से सार्वजनिक परिवहन में चलिएगा तो पचेगा नहीं। वहां बड़ा से बड़ा अधिकारी भी सार्वजनिक परिवहन में चलता है, साइकिल का उपयोग करता है। गाड़ी ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं रखेंगे, पर कैपिटा इनकम में भारत से ज्यादा है भूटान का। और एक दिन बताए भी थे, इकोनॉमिक्स में बताए थे कि सकल घरेलू सूचकांक पर बल कौन देता है? भूटान एकमात्र देश है जो खुशहाली पे बल देता है। ठीक है कि नहीं? और उसकी खुशहाली का, हैप्पीनेस का संबंध सीधे इन्वायरमेंटल अलर्टनेस से। ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां ये सारी रणनीति अपनाई जाती है। आज सार्वजनिक परिवहन पर ज्यादा फोकस है। हम लोग क्या क्या है, यहाँ से वहां तक चले जाइए, गाड़ी ही गाड़ी। सार्वजनिक परिवहन के नाम पे 2, 4, 10, 50, 100 ऑटो मिलेगा,
एक आध दो बस मिले। अभी बिहार सरकार ने भी काफी अलर्टनेस दिखाई है और मेट्रो योजना ला रहा है, दरभंगा में मेट्रो योजना भी आ रही है कि आप हवाई अड्डा से सीधे लक्ष्य उतर जाइएगा, इसके बाद उधर से घूमते हुए एम्स घूमते हुए फिर हवाई अड्डा चले जाइएगा, या इधर से होते हुए चले जाइएगा, जिधर से आपको मन होगा। अगले 5 साल 7 साल के बाद स्थिति ऐसी होगी कि पूछेंगे कथी से अलग हो, सब मेट्रो से आए। और है भी अच्छा। मैं तो दिल्ली जाता हूँ तो निजी गाड़ी ये सब का प्रयोग नहीं करता, हमको मेट्रो बड़ा अच्छा लगता है। एक तो ऊपर से आप देखिए, पूरे दृश्य देखिए, दूसरा जो शुद्ध हवा है वो भी मिल गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन दिल्ली तो ऐसे भी कार्बन के क्षेत्र में काफी बदनाम है, वहाँ कार्बन इमरजेंसी भी लग जाता है। ऑड इवन नंबर लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश या राज्य दिल्ली ही। वहाँ ऑड इवन नंबर गाड़ी का, एक दिन वो चलेगा एक दिन वो चलेगा, इतनी गाड़ियां, अब फिर भी जाम लगी रहती। पुल में आ जाइए। तो ये सब हमारी स्ट्रेटजी है और इसी स्ट्रेटजी पे हम फोकस कर रहे हैं कि 2070 में उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि रेलवे ने भी अपना लक्ष्य, हर संस्था जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है वो सभी संस्था अपने लक्ष्य को कम कर रहा है। 2030 तक 45% जो फॉसिल बेस्ड एनर्जी है उसको भी कम करना है। वो सब पंच अमृत का पूछेगा कभी, प्रधानमंत्री जी ने पंच अमृत की अवधारणा कहाँ दी? COP26। प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए पंच अमृत का संबंध किससे है? जल प्रदूषण को कम करने से, वायु प्रदूषण को कम करने से, ध्वनि प्रदूषण को कम करने से, सांस्कृतिक प्रदूषण को कम करने से, उपयुक्त सभी। क्या मानिएगा? लिखने की जरूरत क्या है, इसको तो समझने की जरूरत है, ठीक है कि नहीं। इसमें ध्वनि और सांस्कृतिक और वायु क्या लिखना है? इसमें वायु प्रदूषण को कम करना है। कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध किससे है? वायु से है, सीधी सी बात है। तो ये है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। बात समझ में आई कि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है कि नहीं, कैसे हमें आगे बढ़ना है। साथ में करंट भी बता दिए, साथ में विविधता भी बता दिए, सारा चीज इसमें वर्णित हो गया। ओके, आगे चलिए। दूसरा है, दूसरा क्या था जी? रेट हॉल माइनिंग, तो लिखिएगा। दूसरा है रेट हॉल माइनिंग। रेट हॉल माइनिंग, रेट हॉल माइनिंग, रेट हॉल माइनिंग। देखिए, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि रेट हॉल माइनिंग की घटना किस राज्य में पाई जाती है और किस खनिज के निकालने में पाई जाती है। तो कोयला का जो अवैध खनन होता है अब मेघालय में होता है, और जो क्षैतिज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग रेट हॉल माइनिंग कहते हैं। लिखेंगे यह घटना, इस घटना का संबंध, इस घटना का संबंध मेघालय में अवैध कोयले खनन, अवैध कोयले खनन, अवैध कोयले खनन, अवैध कोयले खनन, ठीक है, अवैध कोयले खनन से संबंधित है। जो क्षैतिज रूप से, जो क्षैतिज रूप से, जो क्षैतिज रूप से उपयोग किया जाता है, क्षैतिज रूप से उपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड के सिकियारी सुरंग में, देखेंगे, अभी हाल ही में, याद होगा आप लोग को, अभी हाल ही में उत्तराखंड के सिकियारी सुरंग में, सिकियारी सुरंग में सिकियारी सुरंग में 41 मजदूरों को, 41 मजदूरों को इसी विधि से बाहर निकाला गया।
इसी विधि से बाहर निकाला गया। ठीक है। 2014 में एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, लिखेंगे 2014 में एनजीटी ने 2014 में एनजीटी ने, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बताते अभी है हमारे टॉपिक में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे अवैध घोषित किया, इस तकनीक को अवैध घोषित किया। अवैध घोषित किया क्योंकि इस खनन से कई श्रमिक की मृत्यु भी हो जाती है, और दूसरी इस खनन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कामपिली, मेघालय में बहती है कामपिली नदी, उसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक हो, और आप समझ सकते हैं कि सल्फर की मात्रा जब अधिक हो जाएगी तो एसिड है, और यदि व्यक्ति के संपर्क में वो नदी का पानी आएगा तो किस तरह का रोग उत्पन्न, स्किन रोग उत्पन्न कर सकता है, उसको भी आप समझ सकते हैं। इसलिए हर जगह, हर नदी में जाकर के मुंह धोने की आवश्यकता नहीं है। किस नदी में कौन सा, मतलब आपकी केमिकल्स, रसायन होगी, इसको कहा नहीं जा सकता है। लोगों को देखता हूं किसी जगह पे गया, मुंह धो लिया, इसके बाद उसको पूरा स्किन चकत्ता हो गया, समस्या में आ गया वो। ठीक है कि नहीं? तो मूल बिंदु पे, हालांकि ऐसे क्षेत्रों में जगह जगह नोटिस भी की जाती है कि इस पानी से, जैसे आप कामपिली में जाएंगे तो वहां पर नोटिस भी है, इस पानी से इसका उपयोग न करें। ठीक है कि नहीं? तो जब भी उपयोग न करे तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हर पॉइंट पे तो नहीं लिख सकता है, या हर लोग साक्षर तो नहीं हो सकते हैं, कई लोग निरक्षर भी रहते हैं। पढ़ेगा वो ना, जैसे अंग्रेज के समय में गाड़ियों पे लिखा होता था कि काले और कुत्ते का प्रवेश बंद है, तो जो पढ़ा लिखा होगा इसकी तरह वो ना समझे, उसको ना झकझोरेगा कि हमारी तुलना कुत्ता से किया है, लेकिन जो निरक्षर था उसको क्या फर्क पड़ता था, कुछ लिखा अंग्रेज, उससे क्या मतलब था। रुडयार्ड किपलिंग ने व्हाइट वर्डन कॉन्सेप्ट दिया कि तुम काले लोग, इस गोरे लोगों पर क्या है, भार है, तुम काला लोग, इस गोरे लोगों पे क्या है, भार है। इसको रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था। ठीक है कि नहीं? फिलहाल अभी अपने मूल में आ जाइए, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी? क्योंकि इसके कारण ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कामपिली में सल्फर की मात्रा बढ़ गई थी, इस कारण से रोक लगा दी। तो लिखेंगे इस खनन के कारण, ध्यान रखें, इस खनन के कारण, इस खनन के कारण मतलब रेत खनन विधि के कारण के कारण रेत खनन विधि के कारण कामपिली नदी में सल्फर की मात्रा बढ़ गई, पानी प्रदूषित हो, जिससे पानी क्या हो, प्रदूषित हो, जिससे पानी प्रदूषित हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब आ जाइए। तो आपका रेत खनन भी खत्म हो गया ना? बात समझ में आ गई ना कि रेत खनन विधि क्या होता है। एक कोयला के आपसे 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्षेत्र, किस खनिज के निष्कासन में इसकी भूमिका है, कोयला। मेघालय का डोमिया तास का क्षेत्र कोयला के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ध्यान रखें, नोट में लिख दें। मेघालय का डोमिया तास, मेघालय का डोमिया तास, झारखंड का रानीगंज, नहीं, झारखंड का झरिया और बंगाल का रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का बहादुरपुर, जब 4 बार सुनेगी, लेकिन झारखंड का झरिया, बंगाल का रानीगंज
और मेघालय का गोमियातास एवं विभिन्न नदी घाटी जैसे गोदावरी एवं विभिन्न नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एवं विभिन्न नदी घाटी एवं विभिन्न नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। एवं विभिन्न नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। विभिन्न नदी घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है। नीरज सर नमस्कार। नमस्कार। वक्त हो तो बैठेंगे, नहीं डेरा पे जाके बैठा जाएगा तो चाय वाय भी आएगा सर। जाया जाए क्या देता हूँ सर, जाए जाए सर। अरे बहुत बड़ा आदमी है, तुम लोग जो compete करोगे फोटो वोटो खींचेंगे वही बड़ा परीक्षा, छोटका छोटका लटकंपू नहीं। लटकंपू हम अपने कहते नहीं खींच ये सब कुछ आप। हाँ बड़ा परीक्षा, अफसर बनोगे तो BCS तक भी चले। ठीक है चलिए नेक्स्ट। समझा क्या? तो तुमको तो इच्छा होती ही नहीं है कि हम बड़ा आदमी बने, नहीं तुमको इच्छा ही नहीं है। इच्छा रखने से नहीं होता है, उसके अनुरूप काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। चलिए डोमियातास में हो गया, थोड़ा सा लिफ्ट देते हैं, हुल्ले रे शुरू हो जाता है, थोड़ा बर्दाश्त करो। हाँ तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग ग्रेट हॉल माइनिंग को देखें। क्वेश्चन तीन तरह का पूछ सकता है, किस क्षेत्र में होता है तो कोयला में। दूसरा कोयला के विषय में भी बताया भी 45% 2030 तक कम भी करना है, और 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? तो 2070 के जो जीरो कार्बन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। पंचामृत की धारा अवधारणा बताए जो प्रधानमंत्री ने COP26 में दिया था, पेरिस में जो हुआ था, उसी में हमने यह कमिटमेंट भी किया था। ठीक है कि नहीं? अभी COP26 अभी COP29 की बैठक अजरबैजान के बाकू में होगी। अभी प्रधानमंत्री जी कल गए हैं रात में ब्राजील, जहां G20 की बैठक में शिरकत करेंगे। अब G21 हो गया है, वहीं से फिर ब्राजील होते हुए गुयाना वगैरह भी जाएंगे, नाइजीरिया वगैरह भी जाएंगे। ठीक है कि नहीं? विशेष उनकी यात्रा पर भी नजर रखी, वो भी आपका करेंट और सामान्य ज्ञान। ठीक है कि अभी मैंने कहा कि भारत सरकार का यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वो भी आपके लिए क्या होता है पूछेगा। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा नहीं की? प्रधानमंत्री को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? ठीक है, देगा ही एक आध दो पटोरिए क्या आते हैं, तो सारा विदेश मंत्रालय मैनेज करता है कि जब जाएंगे तो एक आध दो देशों का जो सर्वोच्च सम्मान है उसको प्राप्त करके ही आएंगे। मूल बिंदु पे आइए, तो रेट हॉल माइनिंग भी हो गया ना। तीसरा क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो लिखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखिए, IAS की परीक्षा होती, छोटी परीक्षा में तो इतना काफी, मध्य स्तर की परीक्षा में भी इतना काफी है, BPSC तक। बड़ी परीक्षा में पूछेगा कि प्रतिकूल पर्यावरण इंपैक्ट के बावजूद कोयला खनन और कोयले की ऊर्जा में आवश्यकता आज भी बनी हुई है, व्याख्या करें। ठीक है कि नहीं? तो वहां पूछेगा, ये सब नहीं पूछ रहे, वहां इस एंगल से पूछे। अब वहां पे इस बात को जस्टिफाई करना है कि प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव क्या है। अब प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव को पहले डील कीजिए, फिर कोयले की प्रासंगिकता क्यों है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, औद्योगिकरण को भी आगे बढ़ाना है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। ठीक है कि नहीं? विदेशों पे उत्पाद के ऊपर निर्भर कम रहना पड़ता है, तो उसकी प्रासंगिकता को दिखाइए, क्योंकि उस उत्पाद को बढ़ाने में, उत्पादन करने में किसकी भूमिका है? फॉसिल फ्यूल की, कोयला की। उसको जस्टिफाई कीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो ये असर रुक जाए, लिखने दीजिए, तो लिखने उखने से नहीं होता है, उसको सोचना पड़ता है, उस पर चिंतन मनन करके फिर अपने स्तर से उसको लिखिए। ठीक है कि नहीं? मास्टर साहब का काम होता है कि वो आपको एंगल दे देंगे, आपको एक दृष्टि दे देंगे। उस दृष्टि, अभी मैंने कहा ना कि जो इसको बहुत जीवित लगा,
कि मेरी आंखों से दुनिया नहीं देखना, अपनी आंखों से दुनिया देखना, चिंतन बनाना, दृष्टिकोण बनाना, उसको एक्सप्लेन करना। हम तो तुम्हारे लिए कैटलिस्ट, बड़ी परीक्षा में हम आपके लिए हम क्या, कोई भी आपके लिए कैटलिस्ट, लेकिन छोटी परीक्षा में ही मार्गदर्शक क्या होता है, वो 100%। यदि उसकी बात को आप ओबे कर लिए तो छोटी परीक्षा पास करना कोई बहुत बड़ा, उसमें टाइम मैनेजमेंट और जो पढ़ते हैं उसको रिवीजन करके उसको कंट्रोल कर लेना। 70 से 75% सॉल्व करना बहुत आसान है। अब आपके ऐसा इतना आसान कहाँ होता है, कहाँ याद रह पाता है। जो याद कर लेता वही ना पास करेगा। यहाँ 5 लाख लोग बैठते हैं, 5,000 सीट है तो 5,000 को होगा ना, 4,95,000 छटेगा, सीधी सी बात है। जो करेगा उसका हो ही जाता है। मूल बिंदु पे आइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बड़ी चर्चा में, हमारे देश में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम सिक्किम में। पर्यावरण का केस बहुत अधिक है और इस क्रम में यह एक आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास ऑलरेडी केसों की संख्या काफी अधिक है। अब ऐसी स्थिति में इसी क्रम में हम लोगों ने यह आवश्यकता महसूस की कि एक स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल का गठन हो, जिसे हमने एनजीटी कहा। पहले इस तरह की अवधारणा विकसित देशों में थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, न्यूजीलैंड में थी। अब भारत में भी इसकी स्थापना हुई। तो लिखिए, बढ़ते हुए पर्यावरण केस, बढ़ते हुए पर्यावरण केस के आलोक में 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी का गठन किया गया। एनजीटी का गठन किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। गठन किया गया जिसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मामलों में, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मामलों में, पर्यावरण संबंधी मामलों में त्वरित कार्रवाई करना है। त्वरित कार्रवाई करना है। वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव हैं। वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। विश्व में न्यूजीलैंड के बाद, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद, विश्व में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत तीसरा देश है। भारत तीसरा देश है जिसने इस तरह की व्यवस्था की। इसने इस तरह की व्यवस्था की। ठीक है। भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकल्स जिसमें नेशनल ट्रिब्यूनल के विषय में बताया गया है, ट्रिब्यूनल के विषय में ही बताया। उस ट्रिब्यूनल का संबंधित आर्टिकल है, कौन बताएगा? कोई बताएगा? करो। ट्रिब्यूनल से संबंधित है अनुच्छेद 323B। पर्यावरण से संबंधित है 2 आर्टिकल है, एक तो बताइए 48 को, दूसरा जो राइट टू लाइफ से है 21। वेरी गुड। ये 3 आर्टिकल का संबंध किससे है? एनजीटी से, पर्यावरण की शुद्धता से। और एनजीटी को 6 महीने के अंदर अपना जजमेंट भी देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में है ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ठीक है कि नहीं? लेकिन यहाँ तारीख पे तारीख नहीं चलेगा। 6 माह के अंदर एनजीटी को अपना निर्णय
दो बातें लिखिए। एनजीटी का संबंध आर्टिकल 323 से, अनुच्छेद 323 से, अनुच्छेद 323 से, ठीक है, टिक लगाइए इस पर पढ़ो। इसके अलावा स्वच्छ पर्यावरण का संबंध किससे है लिखेंगे। एनजीटी का क्या उद्देश्य है? स्वच्छ पर्यावरण। अंतिम उद्देश्य तो वही है ना कि मामले की सुनवाई करें। तुम किसी का पेड़ काट लिए नहीं, जो अक्सर करते होगे, नहीं करते तो अच्छी बात है, करते होगे तो मामला चला जाएगा, है? प्रकृति से प्यार है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो प्रकृति से प्यार है, ठीक है। तुम इसकी बातों में टेढ़ा मुंह बहुत करती, हाँ, कितने अच्छा बात सब करता रहता है, तो मुंह टेढ़ा मत करो, ठीक है। सबसे अच्छा है कि किसी की बात पसंद आए नहीं आए, क्या करना चाहिए? हाँ, मुस्कुरा दीजिए, ठीक है। जैसे तुम मुस्कुराते रहते हो इसलिए दांत अधिक निकल गया है, तब मुस्कुराया करो। और जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा दायां आंख भी चलता है, उस थोड़ा सा उस पर कमी बात बता दी है, अपना ही बच्चा है। तो लिखिएगा, स्वच्छ पर्यावरण का संबंध अनुच्छेद 48 को, अनुच्छेद 48 को और अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार से, और जीने के अधिकार से है जीने के अधिकार से, ठीक है। हो गया खत्म। अब इसी क्रम में लास्ट है ग्रीन जीडीपी, लास्ट, आज का लास्ट, छोटी सी अवधारणा है। अभी आप लोग इसको इसलिए बता रहा हूं कि 2024-25 के बजट में पहली बार ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट भारत में है, अभी बिहार में नहीं आया है। तो 2024-25 के बजट में पहली बार इस अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया। नाम से ही स्पष्ट कि जैसे सामान्य जीडीपी में क्या होता है, वस्तु और सेवा का उत्पादन एक निश्चित वित्तीय वर्ष में सभी लोगों के द्वारा, उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य है वो क्या है, जीडीपी। लेकिन इसमें वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, सभी लोगों के द्वारा होगा, एक वित्तीय वर्ष में होगा, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करते हुए होगा। कि हम कोई भी मान लिया ये कमरा बनाए, ये बनाए, तो ऐसा तो नहीं कि इसको बनाने में पर्यावरण को क्षति पहुंची हो। आजकल एक कॉन्सेप्ट भी है इको मार्क का, उस पर इको मार्क का चिन्ह होता है, मतलब इस उत्पाद को बनाने से किसी प्रकार की पर्यावरण की क्षति नहीं हुई। ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है कि नहीं। ISI भी होता है, वो ISI का संबंध किसी उत्पाद की गुणवत्ता से, हॉलमार्क का संबंध सोना की गुणवत्ता से है, ठीक है कि नहीं। उसी हो रहा था, आ रहा था, जबकि आ रहा, तब फिर भी नहीं करना सर, आपकी आंखों में देखते हैं ना तो नशा आ जाता है, नहीं मार रहा था, ऐसे मार लगा कि सो रहा है। तो बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, अभी क्या बता रहे थे? हाँ, वो सब विविधा बता रहे, वो सब विविधा बता रहे, हम ग्रीन जीडीपी बता रहे हैं, वो सब तो बीच बीच में निकलता रहता है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा के दृष्टि से। हॉलमार्क का संबंध सोना से, ISI का संबंध वस्तु की गुणवत्ता से, इको मार्क का संबंध ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाया, उसका संबंध इको मार्क से। अब आइए, यहाँ पर हम इको मार्क नहीं बता रहे, यहाँ ग्रीन जीडीपी बता रहे। तो ऐसा जीडीपी मतलब ऐसा वस्तु और सेवा का उत्पादन प्रत्येक लोग के द्वारा, डोमेस्टिक माने देश के नागरिक के द्वारा, डोमेस्टिक एक वित्तीय वर्ष में पर्यावरण को संरक्षित करते हुए जो किया जाता है उसको हम ग्रीन जीडीपी का, इतना इंपॉर्टेंट आता है। तो ग्रीन का मतलब हरापन। हरापन कब होगा? जब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, वृक्षारोपण रहेगा। अभी आपको बताया भी कि 2070 में
जो 2070 में 0 कार्बन हमें कर देना। उसका सबसे बेसिक क्या है कि वृक्षारोपण, कि हम उतना ही कार्बन एमिट करेंगे जितना वृक्ष उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है कि नहीं? तो इस चीज को लिख दीजिए। देखिए, ग्रीन जीडीपी की अवधारणा, ग्रीन जीडीपी की अवधारणा पर्यावरण को संरक्षित करते हुए, पर्यावरण को संरक्षित करते हुए वस्तु और सेवा के, वस्तु और सेवा के उत्पादन से, वस्तु और सेवा के उत्पादन से इसकी कीमत जीडीपी से अधिक होती है। इसकी कीमत जीडीपी से अधिक होती है। चीन पहला देश है जिसने इस अवधारणा को जन्म दिया। चीन पहला देश है जिसने इस योजना को जन्म दिया, जिसने इस अवधारणा को जन्म दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम सेट किए, पूछे किसी देश के भौतिक विकास को जानना है तो निम्नलिखित में से किस पे बल दिया जाता है? ए, जीडीपी पर, 2, जीएनपी पर, 3, ग्रीन जीडीपी पर, 4, उपयुक्त सभी। हमें कभी कभी लगता है कि तुम मनुष्य हो ही नहीं, मनुष्य से ऊपर के हो। गजब हाल है। अरे भौतिक विकास तो जीडीपी पे बल देंगे, और यदि ये कहेंगे कि किसी देश के सतत विकास पे बल देना है तो ग्रीन जीडीपी पे देंगे। सतत विकास ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को संरक्षित करते हुए भौतिक विकास किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका दोनों क्वेश्चन बन गया। ऐसा नहीं कि पूछ दिया कि सब महिला सब कहेगी कि सर पढ़ाए थे कुछ और पूछ दिया कुछ। अकल विकास कीजिए, अकल। ठीक है कि नहीं? अकल विकसित हो जाएगा तो परीक्षा बैठे बैठे ये सब जो छोटा मोटा की तैयारी करते हैं ऐसे ही पास कर जाएंगे। समझ मेरी बात समझ जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगी। वही अभी मैंने कहा कि किसी देश का आर्थिक विकास का संबंध जीडीपी से, लेकिन किसी देश के आर्थिक सतत विकास का संबंध किससे है? आशा है समझ गए ना? वहां एक लाइन लिख दो, तुम लोग का कोई ठीक है? ठीक है, लिख दो। किसी देश के सतत विकास का सीधा संबंध, किसी देश के सतत विकास का सीधा संबंध किसी देश के सतत विकास का सीधा संबंध किसी देश के सतत विकास का सीधा संबंध जीडीपी, ग्रीन जीडीपी से। चीन लिख दिए थे ना, चीन पहला देश था जिसने इस अवधारणा को 2000। ठीक है, इससे है ग्रीन जीडीपी से बस। और सतत विकास की अवधारणा किस आयोग ने दिया था? उसके विषय में सारी बात जैसे आज पढ़ाए हैं, समय से पे हम बताते रहते हैं। बहुत अधिक भागों को हम कवरेज किए हैं। फिर आगे जो भी शेष है वो सब अपने समय अंतराल में, केवल आप आइएगा नहीं तो कैसे समझ में आए? आप कहिए कि सर हमारा आप कहाँ किए थे? सब किए रहते हैं। आज भी 5 टॉपिक देखे कि नहीं देखे? अब अगले दिन जब हम आएंगे तो जो रेस्ट टॉपिक है, ठीक है कि नहीं, उस सारे रेस्ट टॉपिक को समय अंतराल में हम लोग देखेंगे। इसी तरह से आशा है समझ गए होंगे कि ज्योग्राफी को हम लोग व्यापक रूप में देखेंगे आपकी कक्षा में अभी, और तब तक कि जब तक कि बड़े अध्याय आपके समाप्त ना हो जाए। और बड़े अध्याय में भौतिक संरचना है, नदियां हैं, जो अगली मतलब इस 2-4-5 दिनों के अंदर पुनः उस पर बल देते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आशा करता हूं कि आपको अभी की कक्षा अच्छी लगी।